नमस्कार। नशा जो आदमी को उन्मत्त कर देता है और आदमी अपनी दिन दुनिया को भुला बैठता है। नशा जो व्यक्ति के साथ साथ उसके परिवार को भी बर्बाद करता है, दोस्तों को भी बर्बाद करता है और आपसी जो समाज है उस समाज में हिंसा को बढ़ावा देता है। नशा एक ऐसी लत है कि एक बार पड़ जाए छुड़ाने में बहुत मुश्किल होती है, लेकिन असंभव नहीं है। सरकार ने बहुत सारे इंस्टीट्यूशन ऐसे बना रखे हैं, जैसे अपने यहाँ ही जो CIP है, CIP में जो स्टेट गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट में जो रिन पास है, वहाँ पे रिम्स में भी थोड़ा बहुत कई डॉक्टर हैं, बाहर में बैठते हैं, साइकेट्रिस्ट हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, जो नशे का इलाज बताते हैं। और नशा छुड़ाने के लिए सरकार के तरफ से बहुत तेरी पहल की जा रही है। झारखंड जिस स्टेट में हम हैं, उस स्टेट में यह विभिन्न रूपों में चलन ही सिर्फ नहीं, उत्पादन भी हो रहा है और यह उत्पादन खतरनाक हद तक है। शायद किसी दिन का अखबार हो जिसमें यह खबर नहीं हो कि यहाँ डोडा पकड़ा गया और वहाँ ये पकड़ा गया, वहाँ वो पकड़ा गया। इसको यहाँ से ले जाते हैं और उला करके यहीं पर बड़े बड़े जो शिक्षण संस्थान हैं वहाँ भी इनका नेटवर्क बढ़ता चला जा रहा है। समाज की तो ड्यूटी है ही, सरकार की भी ड्यूटी है कि कैसे हम नशे से युवकों को आज़ादी दिलाएं और समाज को बेहतर बनाएं। बीच बहस में आज इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं वासुदेव दास जी, जो CIP के डायरेक्टर हैं। स्वागत है आपका। हमारे साथ हैं डॉक्टर संजय कुमार मुंडा जी, जो मनोचिकित्सक हैं, CIP में प्रोफेसर हैं। आपका भी स्वागत है। नमस्कार। जो हमारे साथ हैं कुमार मनीष, जो क्षेत्रीय निदेशक हैं नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के। आप सबका स्वागत है। सबको नमस्कार, सबको जोहार। मैं CIP पहुंचूं उसके पहले मनीष जी आप ही से मैं सीधे मुखातिब होता हूं। ये जो नशे का कारोबार है ये अरबों में फैला हुआ है और कई तरह के कोनाइवेंस हैं, कई तरह की चीज़ें हैं। तो आपको जब कंट्रोल के लिए कहा जाता है तो कंट्रोल के लिए उसके मुताबिक एक तो अवेयरनेस, पहला काम तो होता है कि लोग नशा न करें, इसलिए कि दिमाग ही काम करना बंद, दिमाग जब काम करना बंद कर दे शरीर का दूसरा भी काम करना बंद। कैसे आप लोग कंट्रोल करने, अवेयर करने का काम करते हैं? सबसे पहले मैं आप सभी का आभारी हूं कि आज के इस मौके पे आप NCB को आमंत्रित किए और साथ ही साथ सभी श्रोताओं को, सभी दर्शकों को ये बताना चाहूँगा कि वर्तमान में लगभग एक पखवाड़े से दिनांक 12 से लेकर 26 तक हम नशा विरोधी दिवस, नशे से आज़ादी पखवाड़ा मना रहे हैं, जो इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज़ एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग के लिए अवेयरनेस का काम कर रहे हैं। और इस जो अभी जो ये मुद्दा उठाया गया कि समाज में अवेयरनेस और समाज में तस्करी जो चल रहा है, तो इसके संबंध में ये नशे से आज़ादी का ये जो पखवाड़ा है ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अवेयरनेस से ही हम समाज में जो डिमांड का जो रिक्वायरमेंट है उस चीज़ को हम ख़त्म करने में और उसको अंकुश लगाने में कार्रवाई में सफल होंगे। और इसमें सिर्फ NCB ही नहीं बल्कि जितने भी ड्रग लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं, जितने भी NGOs हैं, जितने भी अदर स्टेक होल्डर्स हैं, जो कि हार्म रिडक्शन यानी कि हमारे CIP के जो हमारे अधिकारी लोग बैठे हुए हैं, ये लोग भी इसमें सार्थक कदम उठा रहे हैं और इनका प्रयास भी बड़ा सराहनीय है। साथ ही साथ समाज के जितने भी और सरकार, केंद्र और राज्य सरकार के जितने भी मंत्रालय हैं, विभाग हैं, वो इसमें अपना सकारात्मक योगदान दे रहे हैं। अब रही बात कि तस्करी, अवैध व्यापार जो झारखंड में विभिन्न जिलों में, विभिन्न शहरों में थोड़ा सा एक इनपुट देकर के बात आगे बढ़ाना चाहेंगे। जी। जैसे उसी से पोस्ता दाना निकलता है। जी जी। जिस पोस्ता दाना का मार्केट में रेट बहुत ज़्यादा है। जी जी। और आप उसकी खेती नहीं करने देते हैं। उस खेती में सबसे फायदे खेती होती है, वो नहीं पता है उसको, खेत उससे बंजर होता है। यह बात किसी वैज्ञानिक ने नहीं बताया, अब बताने की कोशिश चल रही कि उससे क्या नुकसान होता है, ज़मीन को क्या नुकसान होता है। तो ये जो पोस्ता दाना निकालने की खेती है, उसको आप पोस्ता नहीं निकालने देंगे, उसका जला देंगे, तो इस बीच का कोई रास्ता है क्या कि वो खेती में अपना लाभ भी कमाए और उसका ड्रग नहीं बने, उसके दूध का जो इस्तेमाल होता है? जी। एक ड्रग लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी होने के नाते ये मैं आप सभी के सामने बताना चाहूँगा कि पोस्ता दाना जो निकलता है वो अफीम की खेती से निकलता है
और अफीम पूरे देश में कुछ जिलों में ही वैध रूप से खेती की जाती है, जिसका सरकार लाइसेंस देती है। अच्छा। बिहार और झारखंड कहीं पे भी केंद्र सरकार की तरफ से या राज्य सरकार की तरफ से किसी भी प्रकार का वैधानिक लाइसेंस खेती के लिए नहीं दिया जाता है। इसलिए अगर यहाँ पे पोस्ते के नाम पे भी अगर कोई खेती कर रहा है तब भी वो अवैध है और इस पर गैर कानूनी प्रावधान है और इस पर कार्रवाई की जा रही है और आगे भी की जाएगी। तो एक तो ये मसला कानूनी पहलू है। दूसरा जो आपके सामने मैं रखना चाहूँगा, जो पहले आपने कहा यहाँ जो नशीली दवाओं की जो बिक्री हो रही है और उसका दुरुपयोग हो रहा है, इसके संदर्भ में जितने भी ड्रग लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी है इंक्लूडिंग नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, ये सभी लगातार अपने वर्किंग मोड में रहते हैं, मिशन मोड में रहते हैं, इंटेलिजेंस आसूचना इकट्ठा करते हैं और उस पर प्रभावी कदम उठाते हैं। प्रभावी कदम के संदर्भ में इन्फोर्समेंट की कार्रवाई होती है, उसको पकड़ करके और फिर उसको हम लोग न्यायालय के सामने हम लोग प्रस्तुत करते हैं और फिर विधि सम्मत कार्रवाई की जाती है। ये एक निरंतर प्रक्रिया है जो लगातार चली आ रही है। लेकिन ये क्यों हो रहा है? ये एक सप्लाई एंड को रोकने का काम है। इन्फोर्समेंट एक्टिविटी जो भी पुलिस अथॉरिटीज़ या एनसीबी या कोई भी एजेंसी कर रही है तो वो एक सप्लाई चेन को रोकने का काम करती है। लेकिन सप्लाई अगर है तो इसका मतलब डिमांड है और इस डिमांड को रोकना ये हम सभी की प्राथमिकता है। और इसीलिए हम सभी स्टेक होल्डर्स, जिसमें कि एग्रीकल्चर के लोग भी हैं, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड सोशल वेलफेयर के भी लोग हैं, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट के लोग हैं, हम लोग हैं, एनजीओज हैं, पुलिस है, सीआईडी है, यहाँ पे एटीएस है, यहाँ पे डीआरआई है, कस्टम्स है, आपके पास हम फिर ये सारे लोगों की इसमें जवाबदारी है। इससे हम बात करते हैं। डॉक्टर मुंडा, एक चीज़ हम जानना चाहेंगे, आपके यहाँ जो केसेज आते हैं ड्रग एडिक्शन के, वो किस तरह के केसेज आते हैं? देखिए हमारे यहाँ क्या कि ये जो जिस डोडा वगैरह की हम बात कर रहे हैं, बहुत सारे ड्रग्स ऐसे हैं, मेंडेक्स वगैरह जो है, LSD वगैरह जो है, वो दवा दुकानों में मिल जाता है। वह भी तब जबकि वो शेड्यूल में आता है कि उसको तब तक जब तक डॉक्टर नहीं लिखता है नहीं बेचना है। तो आपके यहाँ किस तरह के पेशेंट्स आते हैं और किस स्थिति में आते हैं? इनिशियल फेज में आते हैं? सबसे ज़्यादा तो अल्कोहल के केसेस रहते हैं, नशीली दवाओं की अगर बात करें। लेकिन जब मादक पदार्थों की बात करते हैं, जिस पर कि आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं, तो उसमें हमारे यहाँ केसेस जैसे हेरोइन और ब्राउन शुगर के केसेस काफ़ी हैं अल्कोहल के बाद। और दूसरा एक कैटेगरी है जो कि गांजा से संबंधित जो सेवन करने वाले लोग हैं, वो भी काफ़ी अधिक मात्रा में आते हैं। और तीसरा इसके बाद जो कैटेगरी है वो नशीली दवाओं का जो इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो नींद वाली दवाओं का इस्तेमाल करना हो या कुछ वैसे दर्द निवारक दवाइयाँ जो अफीम से रिलेटेड होती है, चाहे वो ट्रेमाडोल इंजेक्शन हो या केटामिन इंजेक्शन हो, इस तरह के इंजेक्शन्स का भी इस्तेमाल लोग करते हैं। तो मुख्यतः ब्राउन शुगर, हेरोइन और दूसरा गांजा एक कैटेगरी में आ जाता है। और उसके बाद जो दवाइयाँ जो अलग अलग प्रतिबंधित कुछ दवाइयाँ हैं, आपने बताया ब्राउन शुगर और हेरोइन, ये ब्राउन शुगर और हेरोइन के बारे में जब उनकी काउंसलिंग करते हैं आप जी, तो वो क्या बताते हैं? कहाँ से उनको मिलता, कहाँ से है, कौन लोग है इस तरह का जो उनको देता है, कैसे वहाँ तक पहुँच हो जाती है और कैसे उसके लत में पड़ जाते हैं? जी देखिए, जहाँ तक शुरुआत करने की होती है, कोई भी व्यक्ति जब शुरुआत करता है तो संग साथी के साथ ही उसका शुरुआत होता है। और एक बार ये नेटवर्क कुछ इस तरह से फैला है कि कोई भी नया जो क्लाइंट होता है वो किस तरह से इसके चुंगल में फंसता। मैं एक उदाहरण जस्ट देना चाहूँगा। जैसे पहले कुछ लोग गांजा का सेवन एक साथ मिल करके कर रहे हैं, उस ग्रुप में कोई एक लड़का ऐसा है जो कि ब्राउन शुगर का भी इस्तेमाल करता है। वो दूसरों को इस बात को लेकर के प्रोत्साहित करता है कि ये उससे बेहतर नशा है, इसका किक जो है वो स्वर्ग की अनुभूति कराता है। तो उसको प्रचार जिस तरह से किया जाता है तो लोगों में एक जिज्ञासा जगती है। और फिर शुरुआती तौर पे जो व्यक्ति पहली बार सेवन करता है, मान लीजिए ब्राउन शुगर, तो उसको फ्री में ही दोस्तों से मिलता है। और एक बार जब आदत लग जाती है तब उसको खुद से खरीदने की ज़रूरत पड़ती है। कहाँ मिलता है? तो
इसका पूरा रैकेट फैला हुआ है। जिस तरह से हमें सूचनाएं मिलती हैं कि कुछ पुराने लेने वाले ही इसका धंधा करते हैं, बेचने का धंधा करते हैं। कहाँ से आता है ये सारे नेटवर्क? कुछ बिहार से आता है, कुछ अलग स्टेट से, झारखंड की जब मैं बात करूँ अलग अलग स्टेट से आता है। हमारे पास बहुत सारे मरीज हैं जो बंगाल से आते हैं, बहुत सारे मरीज हैं जो बिहार के सासाराम वाले इलाके से आते हैं, बहुत सारे मरीज हैं जो यूपी से आते हैं। झारखंड से फिर भी हीरोइन या ब्राउन शुगर के मरीज़ कम हैं। हम उसी पर डॉक्टर वासुदेव दास के पास थोड़ा सा पहुँचते हैं। ये थोड़ा जानना चाहते हैं कि आपका इंस्टीट्यूशन जो है वेल इक्विप्ड है इस मामले में, लोगों के ट्रीटमेंट के मामले में। दूसरे की जो लोग नशा से मुक्त होना चाहते हैं उसमें कैटेगरी कई होती है। एक तो कैटेगरी ये हो गई माँ बाप पकड़ के ले आए, भाई पकड़ के ले आए कि इसको नशा से मुक्त कराना है, और एक हुआ कि स्वयं उसको फील हुई, दोस्त लोग लेकर के आए, स्वयं से आया। तो किस तरह कैटेगरी आते हैं, इसका कभी एनालिसिस करते हैं आप लोग? किस तरह के लोग आते हैं जो आकर के आप ट्रीटमेंट खोजते हैं और लगता है कि ठीक होने के बाद जाकर दोबारा नशा पाने? क्योंकि मैं पंजाब गया था ये देखने के लिए, एक बार यही प्रोग्राम करने के बाद थोड़ा और बेहतर हम समझ सकें तो एक मौका मिला, तो पंजाब नशा मुक्ति केंद्र गया था देखने के लिए। वहाँ देखा, वहाँ देखने के बाद में ये सवाल है, वहाँ तो इंजेक्टेबल होता है ना, तो उससे एड्स बड़े पैमाने पर फैलता है। कुछ शादियाँ भी जो दोनों को एड्स हो गया तो उनकी शादियाँ कराई गई, उनको रिहेबिलिटेट करने की कोशिश की। दोनों गवर्नमेंट ने, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट ने मिल करके उनको नए सिरे से कुछ काम पे लगाया। तो आप अपने CIP का या अपने थोड़ा सा अनुभव बताइए। देखिए, नशा का आदी होने के बाद मरीज जो हमारे पास पहुंचते हैं उसमें ज़्यादातर अगर आप बोलेंगे तो स्वेच्छा से बहुत कम ही पहुंचते हैं। ज़्यादातर या उसका परिवार वाले या फ्रेंड्स या इस तरह का लोग लेके आते हैं। और आज खासतौर पे जिसके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं, अगर उसका बारे में देखा जाए तो आमतौर पे देखा जाता है कि जब कड़ाई होता है, निगरानी होता है, धरपकड़ चलता है, उस समय ज़्यादातर मतलब जब अवेलेबिलिटी या सप्लाई का कत्ल हो जाता है उस समय ज़्यादा लोग पहुंचते हैं, क्योंकि ये नहीं लेने के बाद उनको विड्रॉल सिम्टम्स होता है, कई तरह का परेशानी होता है। तो उससे बचने के लिए, उसका इलाज के लिए कई लोग पहुंचते हैं। अच्छा, तो ये जो ड्रग्स लेते हैं, ड्रग्स लेने से जो फीलिंग आपकी बता रहे हैं, स्वर्गीय अनुभूति, तो नशे से क्या अनुभूति होती है? थोड़ा सा हम अपने दर्शकों को भी समझाना चाहते हैं, उसका नुकसान तब बताएंगे कि जो अनुभूति की आप स्वर्ग जाना चाहते हैं वो नरक से भी बदतर हो जाता है। देखिए, उसमें जो फीलिंग होता है, जे आपको लगता है कि आप बिल्कुल तनाव मुक्त हो गए हैं और आप शरीर को बहुत हल्का महसूस करते हैं, और जैसे कि आप आसमान में उड़ रहे हैं, तितली बन गए हैं या पंछी बन गए हैं। अच्छा। हाँ, इस तरह का फीलिंग होता है। और मतलब हर चीज़ आपको कलरफुल, रंगीन नज़र आएगा, या मतलब एक जैसे होता है कि आप एकदम मतलब ब्लिसफुल स्टेट में है, जो एकदम इनिशन विद गॉड या उस तरह का जो फीलिंग होता है, तो वो होने लगता है। बट जैसे आपने बताया है कि आखिर में तो दूसरा चीज़ होता है। हाँ मनीष जी, ये आपके हिसाब से प्रतिबंधित जो नशा हैं जी, ड्रग्स भी है उसमें, और ड्रग्स सबसे ज़्यादा नुकसानदेह है जी। अपने यहाँ तो वो जो ऋषि मुनि है वो गांजा पीने का जो वो अपना दिखाते हैं कि किसका कितना ऊंचा लौ जाता है ना, वो देख करके जो आदत पड़ती है उसके जो नुकसान होते हैं, उसके बारे में थोड़ा बताएं। ये बड़ा अच्छा सवाल पूछा है, और रिसर्च वर्क और सर्वे के आधार पे और जो ग्राउंड रियलिटी है उसके आधार पे, अगर कोई 10 पेशेंट अगर गांजा का है, जो 10 नशे से गांजा की लत जिसको लगी है, उसमें सिर्फ एक पेशेंट को ही 10% जो है उसको प्रॉब्लम यूज़ है, मतलब 10% उसको हेल्थ इंटरवेंशन, डॉक्टर्स के इंटरवेंशन की ज़रूरत है। बट यही अगर ओपियाइड्स और हेरोइन के केस में आता है तो 10 में से 5 को हेल्थ इंटरवेंशन, मेडिकल इंटरवेंशंस, डॉक्टर्स के हेल्प की ज़रूरत है। मीन्स अगर लिथैलिटी की बात करें तो हेरोइन और ओपियाइड्स में 50% एडिक्टेड लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प की ज़रूरत है, इसलिए इसकी लिथैलिटी को और इसकी गंभीरता को इससे आंका जा सकता है। इसमें जो आप भी पकड़ते होंगे कई जगह जहाँ की नशेड़ी बड़ी संख्या में होंगे, जहाँ जमावड़ा अपना बनाए हुए हैं, तो वहाँ जो लोग मिलते हैं, तो जो फिल्मों में हम लोग देखते हैं नशे के बारे में आम तौर पर ड्रग्स से ही जुड़ा हुआ है, वो हरे राम हरे कृष्णा हो या कई फिल्में आई हैं इस पर, तो उसमें वो
ये क्लियर कर पाते हैं कहाँ से उनको मिलता है? क्या कि जो फिल्में आती हैं वो बताती हैं कि विदेश की एक बड़ी भूमिका है उसमें, बहुत सारे फॉरेन कंट्रीज हैं जहाँ से कि ये चेन बना हुआ उस चेन से होता है, या अपने कंट्री में भी ये चेन चल रहा है? नशा की समस्या एक ग्लोबल समस्या है और यही कारण है कि इंटरनेशनल कॉवेनेंट्स भारत में पहली बार 1961 में भारत का उसका एक सिग्नेटरी कंट्री रहा है। उसके बाद भी अंतर्राष्ट्रीय कॉवेनेंट्स काफ़ी हुए हैं। तो एक ग्लोबल समस्या है और भारत को इनिशियली लोग ट्रांजिट कंट्री और ट्रांजिट रूट के रूप में इस्तेमाल करते थे। यानी कि विदेशों से, और हमारा जो कुछ ज्योग्राफी ऐसा है कि हमारे भारत की ईस्टर्न साइड में भी और वेस्टर्न साइड में भी दोनों तरफ ड्रग्स के जो पोषक जो कंट्रीज थे वो लोगों का जमावड़ा रहा है और भारत को वो ट्रांजिट के रूप में इस्तेमाल करते हुए यहाँ से यूरोपियन और अमेरिकन लैटिन अमेरिकन कंट्रीज में भेजा करते थे। लेकिन स्लोली जो है ये जो ट्रैफिकिंग और ट्रांजिट जो पार्ट था वो अब धीरे धीरे कंजम्पशन में बदलता जा रहा है और अब हम इसको भी कह सकते हैं कि हाँ, हमारा देश अब धीरे धीरे एक कंज्यूमर स्टेट भी बनता जा रहा है जो पहले एक ट्रांजिट स्टेट हुआ करता था। और ये हम सभी जो स्टेक होल्डर्स हैं, आम जनता और सभी के लिए भी ये एक चिंता का विषय है और यहाँ से हमारी प्रभावी नीतियाँ बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए जिससे कि हम लोगों को जो भी इस दलदल में किसी प्रकार फंस गए हैं उनको वापस ला सके और जो ट्रैफिकर्स हैं जो इस अवैध धंधे को ज़्यादा इसको स्टिमुलस दे रहे हैं, इसमें जो लगे हैं, उनके ऊपर प्रभावी कदम उठा सके। जो पहला प्रश्न था आपका कि जब हम लोग अगर किसी को अरेस्ट करते हैं या किसी जगह पर रेड करते हैं तो वहाँ पे आपको कैसे पता चलता है या पता चलता भी है कि नहीं कहाँ से आया है। एनसीबी एक बड़ा प्रोफेशनल ढंग से इन्वेस्टिगेशन करती है। हम अपने हर इन्वेस्टिगेशन में, हर केस में, हर सीजर में नेटवर्क पे फोकस करते हैं, सप्लाई से लेकर रिसीवर एंड तक इंक्लूडिंग करियर तक। हमारे किसी भी केस में हम पूरा समय भी लेते हैं और प्रोफेशनल ढंग से हमारा जितने भी झारखंड में अगर कोई सीजर हुआ है, जहां भी हमने पकड़ी है, उसमें हम उसके सप्लायर जो अन्य राज्यों में, उचित नहीं होगा राज्यों का नाम लेना, लेकिन अन्य राज्यों के सप्लायर्स रहे हैं और रिसीवर्स भी यहाँ नहीं, यहाँ से बाहर के लोग रहे हैं, इन सभी को पकड़ने का भी काम किया है। इनके प्रॉपर्टीज को जो सेल प्रोसीड्स जो इनका रहा है नार्कोटिक्स से यदि, तो उसको भी हमने फ्रीज करने का भी काम किया है और कुछ दूसरे राज्य के लोग जो यहाँ पे तस्करी करते रहे हैं उनको उस पर कार्रवाई तो चल रही है लेकिन उस पर अंकुश लगाने के लिए प्रिवेंटिव डिटेंशन जो कि पिट एनडीपीएस के तहत होता है वो भी करने की कार्रवाई इस राज्य में हम लोगों ने, पहली एजेंसी है जो हम लोगों ने सफलतापूर्वक किया है इसको। सो प्रभावी ढंग से इन्फोर्समेंट की कार्रवाई में हम पीछे नहीं हट रहे हैं, लेकिन समस्या बहुत बड़ी है। एनसीबी अकेले से कुछ नहीं हो सकता, इसमें जितने भी एजेंसीज हैं, पुलिस हो या अन्य जितने सीआईडी हैं यहाँ पे और अन्य केंद्र की एजेंसियां हैं, सभी को मिल करके काम करेंगे तब सप्लाई चेन पे कुछ काम कर सकते हैं। लेकिन इस अवैध धंधे में बहुत लोग अच्छे पैसे कमा रहे हैं, तो उन पर अंकुश लगाने के लिए भी कहीं ना कहीं से हमें अपने समाज में अवेयरनेस को बहुत ज़्यादा फैलाना है, डिमांड को कम कराने के लिए डिमांड रिडक्शन पे कार्रवाई करनी है जिससे कि सप्लाई वाला पार्ट भी हम उसको एड्रेस कर सकें। एक चीज़ जो एक लाइन में जवाब हम चाहेंगे, वो हिप्पीज आए थे 70s में, 70 का दशक जो था, बड़ी संख्या में हिप्पीज आए थे भारत में। जी जी। और जहाँ तक मुझे याद है, उस समय मैं कॉलेज में था, होशो आवास है इसलिए कि उसी समय से ये ड्रग एडिक्शन का जो है अपने यहाँ चलन बढ़ा। ऐसा है क्या? यह बात मैं स्वीकार नहीं करता कि बगल में अफीमचियों का देश कहा जाने वाला देश भी है, यह बात भी सही है, ठीक है ना। इसमें पैसा बहुत ज़्यादा है तो रिस्क भी बहुत ज़्यादा है, तब भी लोग पैसे का कारोबार और रिस्क का कारोबार करते हैं। बहुत सारे लोग शामिल भी हैं, भांति भांति के लोग। फिल्मों को देखें तो किस पर भरोसा करें, यही मुश्किल हो जाता है कि वो शामिल है कि नहीं। ये कह पाना थोड़ा मेरे लिए मुश्किल है क्योंकि मैं उस दौर का नहीं हूँ। हाँ ठीक है, लेकिन हमको लगता है कि ड्रग के बारे में हम लोग उसी समय सुने, उस समय फिल्में भी आई। इसमें बिल्कुल सच्चाई है कि ये जो समस्या है एक वैश्विक समस्या है। समस्या आज की नहीं है, लगभग 100 साल पुरानी समस्या है और भारत में भी 50 साल से ऊपर से ज़्यादा यह गंभीर रूप से समस्या है। डॉक्टर मुंडा, ये जो ये स्वर्ग वाली बात है कि स्वर्ग की अनुभूति होती है, ये ड्रग्स लेने का जो है चलन दवाओं से, नींद की दवाओं से शुरू होता है या सीधे
ब्राउन शुगर और ये चीज़ें आने लगती हैं, सिगरेट में गांजा भर के पी रहे हैं, सिगरेट में भांग भर करके पी रहे हैं और इस तरह से चीज़ें, आप जिन लोगों को ट्रीट कर रहे हैं उनसे जो फीडबैक मिला अभी कुछ चेंज हो रहा है ये, लेकिन पहले एक गेटवे थ्योरी ऑफ ड्रग एडिक्शन कहा जाता था, गेटवे थ्योरी। उसमें कुछ नशीले पदार्थों को माना जाता था कि ये द्वार है हार्डकोर नशीली दवाओं को सेवन करने का रास्ता का। तो उसमें जैसे सिगरेट, तंबाकू, ये सब जो है ये आपके गेटवे ड्रग्स में आते थे। शुरुआत भाई सिगरेट तो तब था जब आपको पता नहीं, याद हो कि नहीं हो, मेड फॉर ईच अदर का विज्ञापन आता था, लड़का और लड़की जो है मेड फॉर ईच अदर, सिगरेट भी विल्स का विज्ञापन था। जी जी, तो शुरुआत कोई सीधे मादक पदार्थों से सिंबल था, आप सिगरेट पी रहे हैं तो बड़े साहब हैं। तो शुरुआत कोई मादक पदार्थों से डायरेक्टली कोई बच्चा नहीं करता है, वो शुरुआत सिगरेट से करता है। ये गेटवे थ्योरी कहता है कि हल्की फुल्की वैसे नशीले पदार्थ जिनको कि समाज में एक तरह से एक्सेप्टेबिलिटी है, जो कंट्रोल वे में बिक रहा है, तो उनका सेवन करना लोग पहले सीखते हैं और धीरे 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 ग्रेजुएट होते हुए समझिए आगे बढ़ते हैं इसमें पीजी की तरफ बढ़ जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, पीजी की तरफ बढ़ जाते हैं। और तब जाके और ये क्या होता है, एक व्यक्ति जो नशा लेता है वो हर बार जो अगला नशा वो चाहता है ना, वो पहले से बेहतर चाहता है। उसको लगता है कि कुछ ऐसा मिल जाए जो पिछले वाले से भी तगड़ा हो, और यही इसी बात को लुभाते हुए जो इस धंधे में लगे हुए लोग। अपनी एक पेशेंट की कहानी बताइए हमको, जिससे कि बात समझ में आए दर्शकों को भी कि उससे नुकसान क्या हुआ। वो तो स्वर्ग पहुंचने के लिए आ गया, जबकि सबको जानता है कि मरे बगैर स्वर्ग मिलता नहीं है, स्वर्ग तो मरने के बाद ही मिलेगा। अगर जैसे है तो बताता, हम लोग पूरा जब भी कोई केस हमारे पास आता है उसका ड्रग हिस्ट्री पूरी तरह से बचपन से लिया जाता है। शुरुआत कैसे हुआ, क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा के रूप में दोस्तों के संग में सिगरेट पीने से शुरू किया। बाद में देखा कि कुछ दोस्त सिगरेट में गांजा डाल करके पी रहे हैं, तो क्यूरियोसिटी वहाँ भी काम किया और दोस्तों का समूह का एक प्रभाव था वो भी काम किया, तो गांजा पे आ गए। गांजा पीते पीते कुछ नए दोस्त बने, जहाँ से गांजा लेते थे वहाँ पर ही कुछ ऐसे नए दोस्त मिले। उन दोस्तों के साथ ही पता चला कि एक और मार्केट में चीज़ आया हुआ है जो कि गजब का असर डालता है, तो जिज्ञासा वहाँ भी ले गई। सब कुछ जानते हुए आप सही बोलते हैं कि कहीं ना कहीं नशा जो है हमारे जजमेंट को प्रभावित करता है, सही गलत और बहुत सारी चीज़ों के बारे में जो हमारा तर्क दिमाग जो देता है, जजमेंट देता है, वहाँ पर तो हमला करता है। कहते हैं आज पीना है काहे के लिए, किसी को पीटना है, किसी को गलियाना है, इसलिए पीना है। माने पीने के बाद कोई अच्छा काम करना है नहीं नहीं, दोस्तों वो नहीं के बीच होता जब बात होती है चलो आज पी करके आते हैं, उसको गलियाना है, उसको पीटना है इसलिए पी करके तो मैक्सिमम केसेस में हम लोग ये देखते हैं एक बना बनाया रास्ता होता है। ऐसा लगता है कि बहुत अच्छे से प्रोग्राम किया गया है कि इस तरह से जा करके, और अल्टीमेटली पता चला है कि नया चीज़ आया है, नहीं जानते हैं क्या चीज़ है, बस वो जानने के लिए एक बार लिया, बहुत अच्छा लगा, फिर दूसरी बार लिया, फिर आदत लग गई। फिर आ रहा हूँ डॉक्टर वासुदेव दास जी, ये जानना चाहते हैं कि रिहेबिलिटेशन कैसे करते हैं आप, कैसे रिहेबिलिटेट करते हैं उन लोगों को? देखिए, रिहेबिलिटेशन एक लंबा प्रोसेस है। पहले हम लोग असेसमेंट करते हैं, जैसे डॉक्टर मुंडा बता रहे थे, जे पूरा डिटेल हिस्ट्री से शुरू करके और उसका बैकग्राउंड जानने का कोशिश करते हैं, जे आखिर में वो नशा का आदि उसमें क्यों लगा। और कई सारे रीज़न होता है, कहीं पर आमतौर पे जो देखा जाता है जिसको हम लोग पर्सनालिटी बोलते हैं, उसका काफ़ी हद तक कंट्रीब्यूशन या रोल रहता है। और उसके बाद कुछ फैमिली डिस्टर्बेंस, कुछ सेल्फ का डिस्टर्बेंस, कुछ एकेडमिक प्रॉब्लम, कुछ इंटरपर्सनल रिलेशनशिप प्रॉब्लम, इस तरह का कई सारे रीजन के वजह से लोग आमतौर पे नशा का आदी हो जाते हैं। और फिर जो रिहेबिलिटेशन प्रोसेस है उसमें आमतौर पे देखा जाता है, जो शुरुआत में हम लोग क्या करते हैं, जो डिटॉक्सिफिकेशन करते हैं, जो भी नशा उसके शरीर में जमा हुआ है, बचा हुआ है, उसको निकालने का करते हैं, उसका दुष्प्रभाव से बचाने का कोशिश करते हैं। वो आमतौर पे थोड़ा शॉर्ट ड्यूरेशन ही होता है, आमतौर पे 2 सप्ताह ऐसा मैक्सिमम मान के चलिए वो प्रोसेस चलता है। उसके बाद हम लोग एक्चुअल रिहेबिलिटेशन के बारे में सोचते हैं। उसमें कुछ दवा का भी रोल होता है और ज़्यादातर रोल जो साइकोसोशल तरीके हैं
उसके द्वारा होता है। तो दवा का रोल आमतौर पे होता है कि आज आमतौर पे जो ज़्यादातर यूज होता है इसको हम लोग एंटी क्रेविंग एजेंट्स बोलते हैं, जो क्रेविंग को कम करता है। और दूसरा जो है आमतौर पे हम लोग उसका मोटिवेशन लेवल क्या है उसको जांचने का कोशिश करते हैं। उसका एक साइकिल होता है, तो मोटिवेशन का लेवल के तौर पे हम लोग डिसाइड करते हैं जिसको किस तरह का इंटरवेंशन, साइकोसोशल इंटरवेंशन देना है। और उसके लिए वो मोटिवेशन लेवल को बढ़ाने के लिए हम लोग मोटिवेशनल इंटरव्यूइंग करते हैं या मोटिवेशन एनहांसमेंट थेरेपी देते हैं। और आमतौर पे और भी कई सारे साइकोसोशल इंटरवेंशंस हैं। और ख़ास तौर पे जो शुरुआती तौर पे आप बोले हैं जे ये काइंड ऑफ जिसको हम लोग बोलते हैं रिवॉल्विंग डोर पॉलिसी, मरीज़ रिहेबिलिटेशन सेंटर में आता है या डी एडिक्शन सेंटर में आता है, वहाँ कुछ दिन रहता है, फिर बाहर निकलता है, बाहर निकल के फिर नशा करना शुरू करता है, फिर वापस नशा मुक्ति केंद्र में आ जाता है। तो ये जो पॉलिसी है इसको रोकने के लिए मतलब अगर किसी को बार बार ये चीज़ हो रहा है जिसको हम लोग रिलैप्स बोलते हैं, तो फिर रिलैप्स प्रिवेंशन थेरेपी हम लोग करते हैं। तो ये लंबा प्रोसेस है। और उसके साथ जो ज़्यादा ज़रूरी होता है वो वोकेशनल रिहेबिलिटेशन, जो उसको किसी तरह का प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट में एंगेज करना है, जे उसका पास खाली समय, खाली वक्त कम से कम हो, जिसके चलते वो फिर से नशा करना शुरू करे। हाँ मनीष जी, आप अपने रीजन में, बिहार झारखंड का जो रीजन है और पूरे देश में अभी जो अवेयरनेस का प्रोग्राम चल रहा है वो क्या चल रहा है, कैसे लोगों को आप बता रहे हैं कि यह नहीं कर, जैसे एक प्रोग्राम हमारे साथ आप कर रहे हैं, अखबार हैं, बहुत सारे मीडिया के ये हैं साधन हैं, तो आप अभी क्या कर रहे हैं और क्या उम्मीद कर रहे हैं? अगर पिछले साल से कंपेयर करें तो कमा है क्या? प्रोडक्शन, सप्लाई, चेन कंट्रोल हुआ है क्या? पूरे देश में नशे से आज़ादी पखवाड़ा जो मनाया जा रहा है, इसके तहत हम लोग विज्ञापन, न्यूज़पेपर्स, रेडियो, दूरदर्शन, अन्य जितने भी इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट एंड डिजिटल मीडिया हैं उसका सहारा ले रहे हैं। साथ ही साथ कुछ अवेयरनेस गाड़ियां तैयार की गई हैं जिसमें कि अवेयरनेस से संबंधित जितने भी पोस्टर्स, पैनर्स हैं वो लगाए जा रहे हैं। और सभी जगह वो चल भी रही हैं गाड़ियाँ, पैम्पलेट्स वगैरह डिस्ट्रीब्यूट किए जा रहे हैं। जो वल्नरेबल सेक्शंस हैं, खासकर स्कूल और कॉलेजेस के, उसमें भी 7th 8th ऑनवर्ड से लेकर आगे तक उन बच्चों के साथ सेशन किया जा रहा है, अवेयरनेस सेशन किया जा रहा है। साथ ही एक ई प्लेज करा रहे हैं, हम लोग शपथ भी दिला रहे हैं। और एक ई प्लेज का भी हमारे पास एक यूज़र आईडी और पासवर्ड्स हैं जो कि mygov.in पे जा कर के फाइट अगेंस्ट ड्रग एब्यूज़ के अगर लिंक पे जाएंगे तो वहाँ पे एक शपथ होगा, वो शपथ लेंगे, उसके बाद एनसीबी द्वारा जारी एक डिजिटल सर्टिफिकेट भी यूज़र को इशू होता है। तो ये सब भी हम कार्रवाई करा रहे हैं। इसके अतिरिक्त प्रभात फेरी वो निकाले गए हैं, निकाले जाएंगे भी। नशे मुक्ति दौर भी आयोजित किए जा रहे हैं, 26 तारीख को भी है। और इस प्रकार से काफ़ी छोटे छोटे स्तर पे भी कम्युनिटी स्तर पे प्रयास किया जा रहा है। हम लोग दूर दराज के इलाके जहाँ पे ये अवैध खेती होती है वहाँ पे भी हम लोगों ने पैम्पलेट्स और ये जो हमारा अवेयरनेस वैन है वहाँ भी चला रहे हैं। और वहाँ एक इन्फॉर्मेशन जो हम आपसे माध्यम से भी शेयर करना चाहेंगे कि एनडीपीएस एक्ट के तहत ये प्रोविज़न भी है कि यदि किसी भी इलाके में अवैध खेती हो रही है तो वहाँ के अधिकारियों को भी मैंडेटरी है, लीगल मैंडेटरी है कि वो सूचना दे किसी भी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी को। और जनप्रतिनिधियों के लिए भी है, 46 में अधिकारियों के लिए है, 47 में जनप्रतिनिधियों के लिए भी है। ये मैंडेटरी है कि वो सूचना दें, अदरवाइज वो लोग भी इसके भागीदार होंगे, सजा के भागीदार होंगे। तो इस प्रकार से हम लोग प्रयास निरंतर चल रहे हैं। और ये चूँकि ये एक पखवाड़ा मना रहे हैं तो इस समय फोकस ज़्यादा है, बट ये एक निरंतर प्रक्रिया है। हम इसमें सभी विभागों का सहायता ले रहे हैं, एनजीओज़ की भी सहायता ले रहे हैं और सभी मिल करके इस प्रयास में आगे बढ़ रहे हैं। रही बात कि हमारे सप्लाई और डिमांड की, उसमें कितना बढ़ाव या घटाव हुआ है, इन्फोर्समेंट एक्टिविटीज़ बढ़ी है, हर साल बढ़ती जा रही हैं। और चूँकि मैंने पहले भी आप सभी के सामने बताया कि ये ग्लोबल समस्या है और इसमें आपने भी इसको बताया है कि इसमें अवैध पैसे
बहुत ज़्यादा लोग कमा रहे हैं। इसलिए एक ये सप्लाई और डिमांड का एक ऐसा ये सामंजस्य लोगों ने बैठा रखा है कि हमारे पास अभी कोई एज सच स्टडी या सर्वे सामने नहीं आया है ईयर टू ईयर बेसिस पे ये कितना बढ़ रहा है या कितना घट रहा है। बट इतना ज़रूर कहेंगे कि स्ट्रिंजेंट ढंग से इन्फोर्समेंट एक्टिविटीज़ लगातार बढ़ती जा रही है। तो हम आम लोगों से भी यही अपील करते हैं कि वो जितने भी उनके पास सूचना है वो किसी भी लॉ इन्फोर्समेंट नियरेस्ट लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को साथ शेयर करें। उनकी हर एक की पहचान भी गुप्त रखी जाती है और उसको वेरीफाई करके यथोचित कार्रवाई भी की जाती है। दो चीज़ें गुप्त रखने के लिए नहीं, सबके सामने मैं कह रहा हूँ। एक तो फिल्में बहुत सशक्त माध्यम होती हैं जी। इस तरह के जो पीड़ित लोग हैं उनको जो झेलना पड़ा, वो जो बर्बाद हुए, उस पर कहानियों को लेकर के अगर छोटी छोटी फिल्में बनाए बगैर उनका चेहरा दिखाए, चेहरे पर मास्क पहना, तो हमको लगता है उसका इम्पैक्ट बहुत पड़ता है जी। दूसरे ये कि झारखंड में अभी पंचायती राज चुनाव हुआ है, सभी मुखिया जो वार्ड पार्षद हैं सब लोगों का ट्रेनिंग होना है। उस ट्रेनिंग में अगर आप किसी ढंग से इंटरवेन कर सकें और अपनी बात कह सकें, जो 47 आप बता रहे हैं कि 47 में उनकी जिम्मेदारी बनती है, वो जिम्मेदारी जानते ही नहीं है कि उनकी भी जिम्मेदारी बनती है। अपने देश में एक जज साहब से बात हो रही थी तो जज साहब ने कहा कि यह मान करके चलती है जुडिशरी कि हर किसी को कानून पता है, दिक्कत ये है कानून कितनों को पता है, हम लोग भी जानते हैं। जी जी। तो अगर उसको पता होगा कि 47 में हम भी लायबल हो सकते हैं, हम पर भी कार्रवाई हो सकती है। जैसे कि वो बाल विवाह में, बाल विवाह में ये सेक्शन है कि अगर आप बारात में गए, अगर आपने शादी कराई, अगर आपने नौवा काम किया तो आप जिम्मेवार हैं उसमें। उसी ढंग से अगर इनको यह बात बताई जाए तो हमको लगता है कि थोड़ी बात बनेगी। और उसके साथ कुछ चीज़ें जोड़ करके, जो ज़मीन बंजर हो रही है, जिसमें आप धान उगा कर खेती कर लेते, इसमें 2 बार अफीम उगाइएगा तो फिर उसके बाद में आपका कुछ नहीं उगेगा। डॉक्टर मुंडा, हम आपकी तरफ लौट रहे हैं। एक चीज़ हम जानना चाहते हैं जिस पर कि आप कभी फोकस नहीं करते, हमेशा एस्केप कर जाते हैं, भाग जाते हैं। हम चाहते हैं कि आज आप बोलिए जी। पूरी दुनिया में फर्स्ट होने की जो बीमारी है, हम हारना ही नहीं चाहते और हारते ही हम ड्रग के सेवन में चले जाते हैं, इस तरह के नशे के सेवन में चले जाते हैं। दुनिया में हर कोई फर्स्ट कैसे हो सकता है? इज इट पॉसिबल? पिता भी चाहता है, भाई भी चाहता है, माँ भी चाहती है, सबको यही चाहते हैं कि फर्स्ट हो जाए, सबके सब डॉक्टर बन जाए, सबके सब इंजीनियर बन जाए, सबके सब अफसर बन। इज इट पॉसिबल? आप उसको अपने हिसाब से ग्रो करने दीजिए ना। तो उसका जो टेंशन है वह अगर गार्जियन उसको नहीं दे तब उस तरफ शायद वो मूव कम करे। तो ये जो कहानियां आपको मिली होंगी अपने ट्रीटमेंट के दौरान, उसमें से कुछ शेयर करिए हम लोग के साथ। जी हाँ, देखिए ये 2 चीज़ें तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जो नशा होता है उसका जो शुरुआत जो होता है, क्यों ऐसे लोग ड्रिफ्ट होते हैं अपने परिवार से, अपने जो रिस्पॉन्सिबिलिटी से, बच्चा है उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है पढ़ाई लिखाई करना। अब तो और ज्यादा बिगड़ गया है ना, अभी और ज्यादा दोनों मियाँ भी नौकरी कर रहे हैं। बिल्कुल। बच्चे के स्कूल में डाल दिया, क्रेच में डाल दिया, उसके बाद आए तो मोबाइल पर लगे, इन्फॉर्मेशन आ रहे हैं, मोबाइल चेक कर रहे हैं। बच्चे के लिए समय नहीं है, तो आप सोचिए कि बच्चा कहाँ जाएगा। तो ये विघटन वाला कुछ प्रोसेस तो चल रहा है हमारे समाज में, परिवार में। दूसरा जो आपने बताया कि सही बात है, सफलता और असफलता के मायनों में भी बहुत ही बदलाव आया है। पहले होता था पास और फेल की बात होती थी, सफलता का मायना ये था। अभी हम फर्स्ट नहीं आए तो हम असफल हो गए, ये उस तरह का एक दृष्टिकोण बन गया है। सबको 100% चाहिए। बिल्कुल। तो ये चीज़ तो है, मायने इतने बदल गए हैं कि कैटेगरी बन गया, फर्स्ट 10 में आना है, फर्स्ट 5 में आना है, फर्स्ट 3 में आना है, अगर नहीं आ पाए तो हम असफल हैं। तो ये सफलता असफलता के मायनों में हम अपने बच्चे को आंकते भी नहीं है ना, उसके मुताबिक वो है कि नहीं, हम उसको झोंक देते हैं, उस भट्टी में झोंक देते हैं। ये संकट है ना। बच्चों की बौद्धिक क्षमता के हिसाब से उसका प्रदर्शन अगर बहुत उत्कृष्ट रहा है तब भी बच्चों को वो फीडबैक नहीं मिल पाता है, ना टीचर के द्वारा, ना परिवार के द्वारा, ना समाज के द्वारा। तो ये चीज़ें हैं, इसलिए ये ज़रूरी है कि गेट कीपर अप्रोच, बच्चों को कहाँ पर उनको पकड़ा जाए कि भविष्य में वो एक रिस्पॉन्सिबल एडल्ट बन करके समाज को मिले। तो ये चीज़ के लिए ज़रूरी है कि एक स्कूल लेवल से भी ये अवेयरनेस वाले प्रयास हो। हम लोग कोशिश कर रहे हैं, हम लोगों ने स्कूलों में CIP की तरफ से एक आपकी क्षमता तो जितनी है उसमें 2, 4, 10 स्कूल में आप बिल्कुल लेकिन इसको किस तरह से फैलाया जाए, स्टेट गवर्नमेंट इसको कर सकती है, स्टेट गवर्नमेंट कर सकती है। डालसा जो है वो आपके साथ मिलकर के कोलैबोरेट करें, एक साथी हाथ बढ़ाएगा, दूसरा हाथ बढ़ाएगा तो बहुत ऊंचे चला जा सकता है। जैसे मनीष जी ने कहा, ये किसी एक संस्था के बस की बात तो नहीं है, नहीं, बिल्कुल नहीं है।
जब तक डिमांड रहेगा तब तक सप्लाई रहेगी, तब तक प्रोडक्शन होता रहेगा। किसी बहाने कहीं प्रोडक्शन होता रहेगा, चाहे वो बाहर से मंगाए या यहाँ से। डिमांड कम करने का एक जरिया अवेयरनेस है, दूसरा जरिया हम लोग करते हैं जो कि इलाज करते हैं, मतलब नए यूजर को बनने से रोकना और जो एग्जिस्टिंग यूजर हो उनको ट्रीट करके ठीक कर देना ताकि वो दोबारा नशा ना ले। ये दोनों तरीके हैं जिससे कि हम डिमांड को कम कर दास, सकते हैं। मैं व्यक्तिगत रूप से नहीं मानता कि किसी आदमी को भयभीत करके चीज़ों को ठीक किया जा सकता है, लेकिन पुलिसिंग इसीलिए है ताकि आप भयभीत होइए, कानून इसीलिए है ताकि आप भयभीत होइए, ठीक है ना। तो ये जो पेशेंट्स आते हैं उनके बारे में कुछ जो बताएं, कैसे वो फिजिकली डिक्रीज कर गए होते हैं, मेंटली डिक्रीज कर गए होते हैं, और कैसे लगता है कि अब वो खुद अपने आप पर बोझ बन गए हैं परिवार का। शायद हमारे दर्शक कुछ इस बात को समझे, आगे बढ़ें। नहीं, आपने बिल्कुल सही बताए हैं। जे देखिए, पहले भी आप फिल्म का बात कर रहे थे, जिसमें जो इस प्रोसेस से उभर के आते हैं, गुजर के आते हैं, जो सक्सेसफुली रिकवर हो जाते हैं, अगर उसको एज रोल मॉडल हम लोग इस्तेमाल करें, बिल्कुल 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 बिल्कुल, तो समाज में काफी बदलाव लाना संभव है। बिल्कुल, क्योंकि लोगों को लगेगा ये तो हमारे सामने जीता जाता एग्जाम्पल है, तो अगर ये कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। तो लेकिन समहाउ अनफॉर्चुनेटली ये चीज़ नहीं हो पाया है या नहीं हो पा रहा है। दूसरा चीज़ ये है, ये आपने और एक अच्छा पॉइंट रेज किया, जे किसी को अगर किसी भी तरह का शारीरिक या मानसिक परेशानी उत्पन्न हुआ है नशा के वजह से, तो ये भी एक डिटरेंट के तरह उसके लिए काम करता है। जे हम लोग जैसे उसका ठीक है, हम लोग पूरा डिटेल उसका फिजिकल एग्जामिनेशन किए या मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन किए, उसमें जो जो फाइंडिंग्स मिला उसको शेयर किए, लैबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन कराए, उसका जो जो एबनॉर्मल रिपोर्ट आया उसको शेयर किए, तो काफ़ी नहीं तो एटलीस्ट कुछ लोग कम से कम उससे डर जाते हैं जे ना आप मुझे रोकना चाहिए क्योंकि मेरा लीवर पे असर होना शुरू हो गया है। तो कुछ लोग डेफिनेटली उसके बाद सुधारने का कोशिश करते हैं, और कुछ लोग होते हैं जो नहीं कर पाते हैं और आगे और लेते चलते हैं। तो ये चीज़ तो है जे उनकी कहानियां बाहर आए हैं, जो सक्सेस है, सक्सेस स्टोरी जो है, कैसे डिक्रीज कर गए थे और कैसे उनको फिर ठीक किया गया, उनकी कहानी तो बाहर है। कहीं पर भी अगर हम लोग किसी भी तरह का जागरूकता का कार्यक्रम करने पहचान छुपा के भी उनकी पहचान छुपाई है, कोई दिक्कत नहीं, उनकी पहचान उनको रिहेबिलिटेट करने की जरूरत है। इस तरह का सक्सेस स्टोरीज को अगर हम लोग शेयर करें तो डेफिनेटली। मनीष जी, एक विज्ञापन आपने भी देखा होगा, वो गुटखा खाने का। जी, गुटखा आज भी बिक रहा है, बड़े बड़े तोप लोग प्रचार कर रहे हैं, गुटखे से क्या हो रहा है ये भी दिखा रहे हैं और गुटखा भी बेच रहे हैं। जी जी, बहुत शानदार विज्ञापनों को देख करके। तो इस तरह के ड्रग एडिक्शंस के बारे में कि उससे ये नुकसान हुआ जी, कैसे ये आदमी एक बेहतर जीनियस आदमी था। एक फिल्म है मुझे चाँद चाहिए, फिल्म फिर नहीं है, उपन्यास है, मौका लगे जरूर पढ़ें आप। तो उस उपन्यास में ये है कि बड़े फिल्म में एक बहुत ऊंची जगह पहुंचने के बाद कैसे वो नशा के चक्कर में पड़ करके पूरा का पूरा कुनबा बर्बाद हो जाता है। इस तरह की चीज़ें लोगों को समझ में आए। ये बिल्कुल आपने जो मुद्दा उठाया वो सही है, और हमारे पास इस प्रकार की फिल्में हैं, डॉक्यूमेंट्रीज़ हैं, और उसको भी हम लोग दिखा रहे हैं इस दौरान जो हमारी गाड़ियाँ चल रही हैं। प्लस एक हमारे म्यूज़ियम में भी इस बार लग रहा है वहाँ पटना में, तो उसमें हम इस प्रकार की फिल्में दिखा रहे हैं। सक्सेस स्टोरीज़ वाला एक बहुत अच्छा सुझाव है, और सक्सेस स्टोरीज़ पे भी डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए हम लोग आगे जाएंगे, और निश्चित तौर पे इस पे हम लोग एक बेहतर काम करके एक लोगों के सामने एक अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करने का प्रयास करेंगे। जो ट्रेनिंग वाली जो बात कही जनप्रतिनिधियों वाले, ये हमारी अगले ही महीने मीटिंग है यहाँ पे हाईएस्ट लेवल पे, हम इसको इम्प्लीमेंट कई तरह की ट्रेनिंग चलती रहती है, तो डिप्टी कलेक्टर की ट्रेनिंग चल रही है। ये इसको हम लोग अभी आएंगे स्टेट गवर्नमेंट मैंडेटरी कराएंगे, क्योंकि झारखंड राज्य में अवैध खेती बहुत जिलों में है। बड़े पैमाने पे तो कुछ 3-4 जिले में है, बट छोटे पैमाने पे भी वो तो नक्सल उन्मूलन के कारण वो खेती बर्बाद हो गई। अगर नक्सल उन्मूलन का वो नहीं रहता जी जी तो बहुत मुश्किल होता, क्योंकि पुलिस जाती है, पुलिसिंग देखती है कि भाई ऐसा ऐसा है। तो इन बेसिकली हम लोग हॉलिस्टिकली इसमें कार्रवाई करेंगे, और जो अनुशंसा है ये तुरंत हम अभी राज्य सरकार को इसमें देने का प्रयास करेंगे। तो हम लोग भी इसमें चाह रहे हैं कि मुख्य धारा में किस प्रकार जोड़ा जाए। इन्फोर्समेंट के दौरान एक जो बड़ी चीज़ सामने आई है कि जो लड़का पहले कंज्यूमर था आज वो ट्रैफिकर बन गया है। क्यों?
क्योंकि उसको अपने कंजम्पशन के लिए पैसे नहीं थे, तो जो इसके ऊपर ट्रैफिकर थे उसने उसको ट्रैफिकर बनाया जिससे कि वो अपना जीवन यापन कर सके और खर्च चला सके, और उसके बाद उसको इस धंधे में समझ में आ गया कैसे पैसे आए थे। ये सभी एक ना एक दिन अंदर जाते हैं, कानून का सिकंजा इसके ऊपर पड़ता है, लेकिन थोड़ा समय लगता है। बट ये एक बड़ा ख़राब ट्रेंड है, वो अच्छा ट्रेंड नहीं है कि एक कंज्यूमर जो पहले बनना नहीं चाहिए, और निश्चित तौर पे जैसे डॉक्टर साहब ने पहले बताया कि पहले वो सिगरेट से शुरू करता है या कोई ट्रेडिशनली सोशल एक्सेप्टेबल चीज़ों से शुरू करता है, और लेटर ऑन वो इस दलदल में फंस जाता है। भांग का ही जो फिल्मों में प्रचार है या भांग के बारे में जो सारा कुछ है, हमने तो बताया गांजा पीने का किसका लॉ कितना ऊपर उठता है, बाजी लगती है कौन कितना लॉ ऊपर उठा देता है, ये समाज में एक्सेप्टेबल है। जी। और उसकी वजह से वो उस तरफ भागता है। अगर कि गांजा से नहीं चल रहा है तो इसमें कुछ और मिला लो। इसलिए ये ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच लेने की ज़रूरत है, और समाज में हम सभी का दायित्व है, परिवार, साथी, समाज, ये सभी का दायित्व है कि जो इस प्रकार के पीड़ित बच्चे हैं इसको गलत दृष्टि से ना देखें, हिकारत की दृष्टि से ना देख करके इसको सहायता करें, बीमार इलाज की, इसको बीमार की तरह ट्रीट करें, सहायता करें। इस साल यूएनओडीसी का भी ये थीम है कि एड्रेसिंग ड्रग चैलेंजेस इन हेल्थ एंड ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस। तो हेल्थ इश्यूज को भी एड्रेस करना है, ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच के साथ एड्रेस करना है, तभी हम इस चीज़ को हम रोकने में थोड़े बहुत सफल हो पाएंगे। नहीं, मैंने तो कहा कि मैं कहीं भयभीत करके कोई काम नहीं करना चाहता, इसलिए वो स्थायित्व तो नहीं है। जी। जब तक उसका भय है वो नहीं रहेगा तो फिर वो करेंगे। जैसे हेलमेट पहनना, अगर पुलिस का भय नहीं हो तो हेलमेट नहीं पहनेंगे। हम ये कह रहे हैं कि हमको लगे कि हेलमेट हमारे हेड की रक्षा करता है। ड्रग नहीं लेना और ड्रग लेना, इसके क्या नुकसान हैं, क्या ये बुराइयां हैं और उससे क्या क्या चीज़ें होती हैं, ये चीज़ें अगर हम लोगों को बता सकें। बिल्कुल बिल्कुल। और जो भी एजेंसीज हैं जो सीधे व्यक्ति को पहचानती हैं, जैसे पंचायती राज संस्थाएं, वो व्यक्ति को पहचानती हैं, उनको पता है कि नक्सली भी कौन है, उनको पता है, कहाँ रहता है यह भी पता है, कौन ड्रग ले रहा है यह भी पता है, कौन ड्रग सप्लाई कर रहा है, कौन खेती कर रहा है यह भी पता है। वो अगर इन्वॉल्व हों, जैसे ये टीचर्स जो स्कूल, कॉलेज, पढ़ाते हैं, कॉलेजेस हैं, वहाँ अगर लेक्चर वगैरह हो, इस तरह की ये हम लोग बातें रेगुलर प्रयास कर रहे हैं। स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर्स इसमें रेगुलर प्रयास कर रहे हैं, और उनको सिम्टम्स भी बताते हैं कि बच्चों में किस प्रकार का सिम्टम्स अगर आए तो दिस ए वार्निंग सिग्नल नॉट ओनली फॉर स्टूडेंट्स बट फॉर टीचर्स एज वेल एज फॉर द पेरेंट्स ऑल्सो। आजकल पेरेंट्स भी क्या है, जैसे आप वही बताएं कि जो सारे लोग आजकल काम करते हैं तो स्कूल में छोड़ करके वो निश्चिंत हो जाता है। ये सब कारण है जो कि कहीं ना कहीं उनका बच्चा को ये बहुत बड़ा कारण है। ये कारण नहीं, इतना बड़ा कारण है। इस कारण को अगर दूर नहीं कर पाए तो ड्रग एडिक्शन रुक ही नहीं सकता है। काहे कि कोई आदमी सोना चाहता है, सोने के लिए सामान्य नींद नहीं आ रही है, तब उसके लिए भांति भांति का चीज़ों का इस्तेमाल करता है जो उसको सुला सके। स्वर्ग मिले नहीं मिले वो अलग की बात है, और जब उसमें भी नींद नहीं आती है तब उस तरफ वो आगे बढ़ता है। कोई उसको मिल गया कि भाई इसको लेकर के देखो ना, तो वो नशे में जो उतना देर रहा तो पता चला कि हम सोए कि नहीं सोए, वो नाली में गिरा हुआ या कहाँ गिरा हुआ है। यानी एक और चीज़ आप लोगों के सामने, और सोसाइटी में एक्सेप्टेड है। मैंने देखा है साइकिल से लोग चल रहे हैं, पीक गर्मी है, 40 टेम्परेचर 42 टेम्परेचर, सड़क पर गिरा हुआ साइकिल पड़ी हुई है, तो उसका गठरी पड़ा हुआ है, उठेगा झाड़ करके फिर साइकिल को डोलते लेके चल देगा। ये तो अभी हम लोगों ने ट्रेडिशनल ड्रग्स की बात करी, लेकिन साथ ही साथ आज के दौर में मेडिसिन्स जो हैं इसका डुअल यूज़ हो रहा है, और मेडिसिन्स का भी गलत इस्तेमाल हो रहा है नशे के लिए। ये एक बहुत बड़ा खतरा है। इसमें लॉज भी अभी हैं, लेकिन आजकल इतने केमिकल्स आ गए हैं, किस केमिकल को किसके साथ जोड़ करके, इसको न्यू साइकोएक्टिव सब्सटेंसेस बोलते हैं, एनपीएस बोलते हैं हम लोग, लॉ में भी इसके प्रोविजंस हैं, लेकिन जानकारी ही नहीं है। और उसमें जो किक की बात है, नशे की बात है, उसमें इतना ज़्यादा होता है, कई बार लोग 1-2 दिन तक उनको समय का बोध नहीं होता, और ये चीज़ें भी देश में बढ़ती जा रही है, अपने राज्य में भी शुरू हो चुका है। तो ये खतरे की घंटी जरूर है, और हम सभी को इसमें समय रहते संभलने की ज़रूरत है। इसमें डॉक्टर मुंडा कैसे संभला जाए? नहीं, वही जैसे लॉ एनफोर्समेंट एजेंसियां जब कर्टेल सप्लाई को रोकती है, तो जो मनीष जी बता रहे हैं एक दूसरा पैरेलल रास्ता खुलता है, वो नशीली दवाओं का इस्तेमाल करने का। जब हेरोइन मार्केट में नहीं आ रहा तो अब क्या करें, तब लोग जाते हैं दवाई की दुकानों से अवैध तरीके से
दवाइयाँ लेते हैं, कोडीन से जुड़ी हुई दवाइयाँ, जो कि मिलता जुलता असर पैदा करती है। कैसे छोड़े, ये जो इस बार का थीम है ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच। मैं बताऊँ आपको, जैसे हमारे यहाँ से जो रोगी जिन पे हम लोगों ने अपना टाइम और एनर्जी डाला होता है, और मरीज भी कहीं बहुत हद तक मोटिवेटेड हो चुका होता है, छोड़ने को तैयार हो चुका होता है, पक चुका होता है कि अब बहुत हो गया, हमें छोड़ देना है। ऐसा क्या होता है समाज में कि वापस जाने के बाद वो ज़्यादा दिन तक ठीक ठाक नहीं रह पाता है। तो यहाँ पर हमें ये पता समाज में एक तो संगत का होना कि फिर उस तरह के संगत के लोग मिल गए जहाँ के उसको नहीं जाना चाहिए बिल्कुल, था। जब वो वापस समाज में जाता है ठीक होने के बाद, तो वो पाता है कि समाज पहले जैसा ही है, समाज का नज़रिया वैसा ही है, लोग उसको उसी नज़र से देख रहे हैं, परिवार भी उसको उसी नज़र से देख रहे हैं, और जो लोग थोड़ा उसके साथ प्रेम भाव से पेश आ रहे हैं वो उनके पुराने वही सहयोगी हैं जो उनके साथ नशा करते थे। तो अब एक सोशल एनिमल होने के नाते इंसान जाएगा कहाँ? वो देवदास की फिल्म अंतिम में देवदास जो है उसका दोस्त मिलता है, बोलता है अच्छा तो कहानी यही हो जाती है कि वो बहुत दिनों तक अपने आप को अकेला पाता है, संगत की तलाश उसको फिर से वहीं ले जाती है। तो ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच में ये चीज़ें होनी चाहिए कि वैसे दोस्तों के साथ उसका जुड़ाव हो सके जो नशा नहीं करते हैं। तो इसमें किस तरह से हेल्प हो सकता है? हमारे डेवलपमेंट में एक चीज़ मिस कर गया, वो मिस कर गया, एक तो एक अपार्टमेंट में एक गांव बसा हुआ है जी, लेकिन वो गांव में आपस में खेलने की सुविधा नहीं है, आपस में एक दूसरे से मिलने और संवाद मुस्कुराने का है ही नहीं, संवाद है ही नहीं है। नहीं। तो ये संवाद नहीं बनेगा, उसको एंगेजमेंट नहीं मिलेगा, एक दूसरे को धक्का मुक्की करके कबड्डी नहीं खेलेगा, फुटबॉल नहीं खेलेगा, वॉलीबॉल नहीं खेलेगा, क्रिकेट नहीं खेलेगा, तो एक दूसरे को समझेगा कैसे? नहीं समझेगा तो इस तरह के लोग बहुत आसानी से मिलेंगे, उसका शरीर थकेगा नहीं, मन थकेगा नहीं। जी, यही कारण है जैसे हम लोग इलाज के रूप में जब डिस्चार्ज होता है मरीज तो एक एक्टिविटी शेड्यूलिंग बनाते हैं, मरीज के साथ ही बैठ करके मरीज ही स्वयं बनाता है उसका कि मैं अपने दिनचर्या को किस तरह से व्यवस्थित करूं, किस तरह से प्रो हेल्थ बिहेवियर को उसके जीवन में शामिल किया जाए। अभी तक वो जो भी करता था वो हेल्थ के खिलाफ था, तो अब हेल्दी बिहेवियर को कैसे उससे इनकॉर्पोरेट क्या किया क्या जाए? नुकसान हुआ, एक चीज़ बताइए। तो जो आपके यहाँ पेशेंट्स आए, मेजर जो ये बर्बादी उनकी हुई, उसमें से एक दो पेशेंट का बताइए, बिना नाम लिए, बगैर पहचान के। देखिए, मेजर सबसे बड़ी बर्बादी तो होती है कि रिश्ते नाते छिन भिन्न हो जाते हैं। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि यही रिश्ते नाते जब वो ठीक होने की कोशिश करता है तब वो तैयार नहीं होते, उन्हें लगता है ये तो 1000 बार कोशिश कर चुका है, इससे ना होगा। सबसे बड़ा जो नुकसान होता है कि आप अपनों का विश्वास खो बैठते हैं। ये मुझे लगता है ये सबसे इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आप तैयार भी हो जाते हैं, आपको वो माहौल नहीं मिल पाता है। रहा बात शरीर का नुकसान, वो तो होता ही है, बहुत तरीके से होता है। आर्थिक नुकसान होता ही है, आप कामकाज में आपके नौकरी छूट जाती है, आप अपने बिजनेस सही प्रकार से नहीं कर पाते हैं, और आपने पूरे समाज में एक छोटा सा कुनबा अपना बना रखा है। जो वैसे आपके साथी है, जो आपके साथ नशा करते हैं, वही आपके हितैषी बन करके समाज में बैठे रहते हैं। हाँ डॉक्टर दास, कंक्लूड करने जा रहे हैं आप। तो देखिए, आज के दिन में लोनलीनेस एक बहुत बड़ा समस्या बनते जा रहा है, उभरते जा रहा है, और उसके लिए ये काइंड ऑफ इजी फ्रेंड, इजी कंपेनियन के तौर पे उभर के आ रहा है। तो ये एक मेजर रीज़न हो रहा है जो लोग क्यों नशा के आदी हो रहे हैं। दूसरी बात ये है कि जो हम लोग इस बार का थीम का भी जो बात है, जो लोगों के मन में ये ख्याल है या विचार है जो एक तरह का बदमाशी है। ये कोई बीमारी नहीं है, एक तरह का बदमाशी है, और इसका इलाज सिर्फ डंडा ही है। तो ये बिल्कुल गलत है, ये भी और भी बीमारी की तरह। मनीष जी, एक चीज़, मैं हूँ ना, भारत का संविधान जो है, वो संविधान जो कहता है सरकार के होने का कि अगर आपको जनता को तकलीफ है तो मैं हूँ ना,
और परिवार में जो लोग होते हैं तो वो कहते हैं जो बड़े हैं कि मैं हूं ना इसलिए तुमको तकलीफ, ये मैं हूं ना सिरे से गायब हो गया। इस मैं हूं ना को कैसे वापस लौटाएंगे, ये तो इन लोगों का सब्जेक्ट है, हमारा भी सब्जेक्ट है। आप ये बताइए, कोई संदेश देना चाहते हैं, संदेश दीजिए। जी बिल्कुल, नशे से आज़ादी पखवाड़े और इस वर्ष जो हम लोग आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, ये हम सभी के लिए इस साल हम लोग संकल्प वर्ष मना रहे हैं। आप सभी से हमारा आह्वान है कि नशे से आज़ादी के लिए, नशे से दूर रहने के लिए सभी संकल्प करें। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप इसमें शेयर करें। एक ई प्लेज है जो कि प्रतिज्ञा है, mygov.in फाइट अगेंस्ट ड्रग अब्यूज लिंक पर जाकर के आप उसको भी शपथ लें और साथियों के साथ शेयर करें। मैं हूं ना की बात है, जितने भी ड्रग लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी हैं आपके साथ हैं। आप अगर कंज्यूमर हैं, अगर आप कहीं थोड़े बहुत ड्रग्स लेते हैं और आप में अगर इच्छा शक्ति है कि आप अपना इलाज करा सके, तो कानून आपका साथ देता है। कानूनी प्रावधान भी है कि आपको उसमें इम्यूनिटी मिल जाएगी। आप इच्छा रखते हैं तो आपके साथ कानून भी है, समाज भी है, परिवार भी है, सभी लोग हैं। बस आपको सिर्फ एक इच्छा शक्ति दिखाने की जरूरत है। थोड़ा सा जिंदगी में और अपने आप में सकारात्मकता लाए, सब कुछ सही हो जाएगा। और निश्चित तौर पे सरकार, संविधान, सब कुछ आपके साथ है। मैं हूं ना जरूर आपके साथ है। यह इच्छा शक्ति से ही, इसी इच्छा शक्ति से आप डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, आईएएस बनते हैं, आईपीएस बनते हैं, या जिंदगी में कुछ भी करते हैं, उसी इच्छा शक्ति के बदौलत, उसी इच्छा शक्ति के बदौलत यहाँ बैठे बैठे जोगी अमेरिका में कौन है उसको भी देख लेते हैं। तो अपनी इच्छा शक्ति जगाइए। आप नशा छोड़ सकते हैं, पूरी तरह से छोड़ सकते हैं। और अगर लत लग गई है तो छुड़ाने के लिए CIP ऋण पास जैसे संस्थान है, आप उनसे मिलिए। बीच बहस में आज तो इतना ही। अगली बार मिलते हैं, किसी और मुद्दे पर चर्चा करते हैं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया।